सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक लास्ट चैप्टर वैश्वीकरण। सो वैश्वीकरण की सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं अपनी आज की इस क्लास में एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अदरवाइज चैप्टर नंबर 7 से पहले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं। एंड अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि सर सभी चैप्टर्स को एक बार दोबारा से रिव्यू किया जाए, एक बार दोबारा से पढ़ा जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। हम दोबारा से पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए दोबारा से स्टडी करेंगे सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर की। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को, और आज की इस क्लास में समझते हैं अपने इस चैप्टर को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं स्टार्टिंग से इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण की। तो वैश्वीकरण को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण का लफ्ज जो है और ये कार्य है ये आए कहां से। तो मैं आपको बता दूं कि वैश्वीकरण इज द पार्ट ऑफ एलपीजी। वैश्वीकरण एक पार्ट है एलपीजी का, और ये एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि मैं आपको बता दूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि हमारे भारत ने अपनाई थी 1991 के अंदर। अब वो 1991 के अंदर इसलिए अपनाई थी क्योंकि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, कुछ कारणों की वजह से, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ ट्रांजिशंस की वजह से। तो इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई सिंस 1991 के अंदर, जिसमें से हमारी शॉर्ट फॉर्म निकल कर आई एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन वाला जो पार्ट है जिसको हम हिंदी में वैश्वीकरण बोलते हैं, इसको अलग करके एक पूरा स्पेसिफिक चैप्टर आपको समझाया जाएगा। तो बेसिकली हम बात करें आखिर क्या है वैश्वीकरण, ठीक है। तो वैश्वीकरण कहां से आया, समझ में आ गया होगा भाई, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट है जो कि 1991 के अंदर आया था। उसमें से हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण एक बहुयामी प्रक्रिया है जिसमें अपने देश के साथ साथ बाहरी देश मिलते हैं। हम अपने बिजनेस की ब्रांच किसी भी देश में खोल सकते हैं और कोई भी बाहरी देश हमारे देश में अपना प्लांट भी लगा सकता है। हम अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसका विपरीत इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वैश्वीकरण के द्वारा सिर्फ व्यापार का ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी और राजनीति का रूप से भी आदान प्रदान बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि वैश्वीकरण एक ऐसा कार्य है जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, और ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा देशों के बीच में की जाती है जो कि हमारे देश से बाहर हैं। हम राज्यों के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं करते, शहरों के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं करते, हम करते हैं दो देशों के बीच में ट्रांजैक्शन। जैसे कि हमारे गुड्स अमेरिका भेजे जाएं, अमेरिका के गुड्स हम खरीदें, अमेरिका अपने बिजनेस के कोई प्लांट हमारे देश के अंदर लगाए और हम अपने बिजनेस का प्लांट किसी और देश के अंदर लगाएं। तो ये ब्रांचेस होती हैं। पहले ये सब चीज नहीं हो सकती थी, बाद में हमने अपनाई जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हमने वैश्वीकरण को अपनाया और साथ ही साथ अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को भी बड़ा किया। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही बड़ी नहीं हुई, इससे क्या क्या चीजें बड़ी हुई हैं भाई, इससे संस्कृति के रूप में भी चेंज आया है, राजनीतिक रूप में भी चेंज आया। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मान लीजिए कोई सामने वाला बिजनेस हमारे बिजनेस के अंदर, यानी हमारे बिजनेस में कुछ इंट्रोडक्शन करेगा, कोई भी नया प्लांट लगाएगा, कोई भी नया देश हमारे देश के अंदर आके ब्रांच खोलेगा, तो वो अपने गुड्स की ब्रांच खोलेगा, जाहिर सी बात है। तो पहला फायदा तो हमें पहुंचता है कि भाई वो अपना ब्रांच यहाँ खोल रहा है तो वो हमारे लोगों को फायदा पहुंचाएगा, हमारे लोगों को नौकरियां देगा। दूसरी बात ये कि जो वो बना रहा है वो बिकेगा भी हमारे देश के अंदर। तो जो हमारी यूजफुल चीजें हैं जैसे कि कपड़े, खाना पीना, जो कुछ भी, उनके ऑप्शंस में बहुत वृद्धि आएगी, क्योंकि वो चीज जहां पर हमें एक मिल रही थी वो भी हमारे देश की मिल रही थी। अब हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम और भी कई सारी चीजों पे जाएंगे, हम वही गुड्स को और अच्छी क्वालिटी में परचेज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन बढ़ गए। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का पार्ट नहीं है, यह आर्थिक रूप से भी है, सांस्कृतिक रूप से भी है और राजनीतिक रूप से भी है। तो ये 3 पॉइंट्स इसके निकल कर आते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। अब मैं आपको बता दूं कि ये 3 पॉइंट आते हैं, इन तीनों के अराउंड वैश्वीकरण रहता है, मगर इन तीनों के दोनों ही इंपैक्ट निकल कर आते हैं। क्या कह रहे हो सर? इसका मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं आर्थिक रूप से वैश्वीकरण की भूमिका, तो इसका मतलब यह है कि आर्थिक रूप से इसके नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट भी आते हैं, कुछ हमें घाटा भी होता है तो कुछ हमें फायदा भी होता है। तो उन्हीं सब चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं और समझ लेते हैं इन सभी टॉपिक को, वैश्वीकरण की अभिव्यक्तियों को।
तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम जानते हैं कि वैश्वीकरण का रूप जो आर्थिक रूप से है उसके क्या सकारात्मक पहलू हैं और क्या नकारात्मक पहलू हैं। तो आर्थिक रूप से अगर मैं सकारात्मक पहलुओं पे गौर करूं तो वह कुछ इस प्रकार निकल कर आते हैं। पहला आता है हमारे पास, वैश्वीकरण के कारण लोगों को रोजगार मिला है, आर्थिक प्रवाह में तेजी बढ़ी है, सभी चीजों के विकल्पों में उपलब्धि हुई है और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें बेनिफिट्स हुए हैं आर्थिक रूप से एक वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि जब मान लीजिए कोई दूसरा बिजनेस, दूसरे देश का बिजनेस हमारे यहाँ पर आकर ओपन होगा तो उसके अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे वो भी तो हमारे देश के होंगे, तो उन्हें वो रोजगार मिल जाएगा। यहीं पर वो कंपनी जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही होगी वो हमारी यूजफुल रिसोर्सेज के अंदर अगर काउंट होगी तो वो उसमें हमारे विकल्पों में उपलब्धि होगी। जैसे मान लीजिए अभी तक हम कुर्ता पजामा पहन रहे थे और जो एक नई ब्रांच आई उसने जीन्स का प्रोडक्शन किया, तो जीन्स का जो उसने प्रोडक्शन किया है अब हम जीन्स भी परचेज कर पाएंगे, हम उसका यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये तो हमारे रहे कुछ बेनिफिट। अगर मैं बात करूं कुछ नकारात्मक पहलुओं की तो इससे हमारी अमीर व गरीब के बीच में भी अंतर बढ़ा है। दूसरा, विकसित देशों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ है, इससे विश्व में आर्थिक असमानता भी बढ़ी है और सरकारों के कार्यों में कमी भी आई है। जैसे कि हमने बताया कि आपको मान लो कोई भी बिजनेस बाहर का हमारे देश के अंदर प्लांट लगा रहा है तो आप नोटिस करोगे कि ज्यादातर विकसित देश विकासशील देशों को ढूंढते हैं अपने बिजनेस के प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज, रिस्ट्रिक्शन, सभी चीजें काफी सस्ती मिल जाती हैं। आप खुद देखिए कि हमारा 1 रुपया अमेरिका के कई रुपयों के बराबर है, बट वहां का 1 रुपया तो अमेरिका, यहाँ पे तो बहुत सारे पैसे हैं ना। तो इसीलिए जो वो रिसोर्सेज, जो वो प्लांट किसी विकसित देश में लगाएंगे, जितना खर्चा उन्हें लगाने में आएगा प्लांट, उतना उनका सारा काम हो जाएगा एक विकासशील देश के अंदर। तो इसीलिए विकसित देश जो है, यानी कि जो पहले से ही डेवलप्ड देश है, उनको ज्यादा फायदा हुआ इस वैश्वीकरण की वजह से, विकासशील देशों को नहीं हुआ इतना। और यहीं पे बात करूं मैं सरकारों की, तो सरकारों का अब ज्यादा ध्यान इन्हीं चीजों पे चला गया है। सरकारों का कार्य सिर्फ कानून बनाना और अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने तक ही रह गया है। तो ये भी हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरीके से हम ये समझ पाए कि भाई आर्थिक रूप से सकारात्मक पहलू हमें कुछ मिले तो कुछ नकारात्मक भी मिले। अब जरा मैं बात करता हूं राजनीतिक रूप, वैश्वीकरण का राजनीतिक रूप की आखिर उसके क्या सकारात्मक पहलू हैं और क्या नकारात्मक पहलू हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण का क्या हमारे ऊपर असर हुआ है। तो बेसिकली 2 ही चीजें निकल कर आएंगी, सकारात्मक और नकारात्मक। तो पहले हम फोकस कर लेते हैं सकारात्मक चीजों पे। तो वैश्वीकरण के कारण राजनीति के अंदर क्या चीजें हुई हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास कि राज्यों की प्रधानता बरकरार है, इसमें सरकारों के कार्यों में कुछ ज्यादा कमी नहीं आई, सुरक्षा के विकल्प और भी ज्यादा उपलब्ध हुए हैं, राजनीति के अंदर और भी देशों के साथ मित्रता बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण सरकारों को अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटाने में आसानी हुई है। तो ये तो हमारे रहे सारे पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक पहलू। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि भाई इससे ना वैश्वीकरण की वजह से एक से ज्यादा देशों के बीच में मित्रता बढ़ी है। अब जब मित्रता बढ़ी है तो आने वाले किसी समय में जब किसी देश में कोई बुरा समय आएगा तो जो जिससे उसकी मित्रता बनी है वो उसकी हेल्प भी करेगा, जाहिर सी बात है। तो यहां से हमारा मित्रता बढ़ी एक से ज्यादा और शक्तिशाली देशों के बीच में। यहीं पर हमारे जो सुरक्षा के विकल्प हैं उनमें भी बहुत बड़ी उपलब्धि आई है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले कुछ हथियार थे, अब हमने देखा कि भाई सामने वाला देश ये हथियार बना रहा है, या तो हमने उससे वो हथियार खरीद लिए या फिर उसको देखकर हमने बनाना शुरू कर दिए। तो हमारे पास सुरक्षा के विकल्पों में भी उपलब्धि आई, सरकारों के कार्यों में कुछ ज्यादा कमी नहीं आई है, सरकारों की प्रधानता, राज्यों की प्रधानता बिल्कुल बरकरार है। तो ये तो रहे हमारे सारे राजनीतिक रूप से पॉजिटिव पॉइंट। अब जरा फोकस कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए नेगेटिव पॉइंट्स हमारे कुछ ये निकल कर आते हैं कि एमएनसीज में वृद्धि हुई है और यही कारण बनता है कि वहां पर आर्थिक रूप से असमानता भी पैदा हुई है। अभी हम पढ़कर आए आर्थिक कारण, तो आर्थिक रूप से जो असमानता पैदा हुई है वो इसी वजह से हुई है, एमएनसीज की वृद्धि होने की वजह से। नेक्स्ट, राज्यों के कार्य जनता के लोक कल्याण की तरफ कम हो रहा है। कहने का मतलब तो यहाँ पर यह है कि राज्य की प्रधानता बरकरार है, मगर जो कार्य, जो डिसीजन, जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए किसी भी सरकार को अपने राज्य की प्रधानता को बरकरार रखने के लिए, वैसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा। एक काम चलाओ तरीके से अपनी जनता के लोक कल्याण में कार्य किया जा रहा है, एक पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पा रहा। तो ये कहना जनता का। फिर बाजार आर्थिक समानता का मुख्य निर्धारक बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण यानी कि जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंतर्गत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन
होती हैं। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि किसके अंतर्गत ये सारी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं। तो जो वो गाइडलाइन इशू करती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इशू करती है, वो हर एक देश को फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। छोटी बहुत ट्रांजेक्शंस हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि देश अपने अंदर लगाते हैं, जैसे कि विकसित देश। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं सांस्कृतिक रूप से कि सांस्कृतिक रूप से आखिर क्या हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो क्या हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए जरा हम देख पाए तो हमारे पास सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और उससे ही बहुत सारे हमारे पास नेगेटिव पॉइंट भी हैं। जैसे कि हम अपने देश के प्रोडक्टों को बाहरी देशों में बेच सकते हैं, जिससे वे हमारे कल्चर को पहचान सकेंगे और हम भी बहुत सारे बाहरी प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। हमारे खान पान और पहनावे के विकल्पों में उपलब्धि होगी। संस्कृति की मौलिकता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। संस्कृतियों का विभिन्नीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति, ये प्रत्येक लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग हो गई है और विशिष्ट हो रही है। अब हम समझते हैं कुछ विस्तार में। तो देखिए, हम संस्कृति का रूप देखें तो हम ये देख पाएंगे कि भाई वैश्वीकरण से हमारे गुड्स जब बाहरी मार्केट में बिकेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बिकेंगे, तो वो लोग हमें पहचान पाएंगे, वो देख पाएंगे कि दिस प्रोडक्ट मेड इन इंडिया। तो इससे हमारी बेसिकली जो हमारा रुतबा है वो भी बढ़ेगा और बाहरी देश जान पाएंगे कि भाई हम भी कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी। बट मैं देख पाऊं कि यहाँ पर जब वो लोग भी हमारे देश के अंदर अपने सामान को बेचेंगे तो बेचने के बाद हम भी परचेज करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम अपनी संस्कृति को भूलते जाएंगे और उनकी संस्कृति को अपना लेंगे। और ये ऐसा हुआ भी। अब ऐसे कैसे हुआ, आप कैसे जान पाओगे? भाई हमारे भारत की संस्कृति क्या है? साड़ी है ना, साड़ी है, कुर्ता पजामा है, कुर्ता धोती है, ये हमारी संस्कृति है। और अब हम पहन क्या रहे हैं? जीन्स पहन रहे हैं, शर्ट्स पहन रहे हैं, जैकेट्स पहन रहे हैं। देन ओवरऑल तो ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी, तो हमने क्यों अपना ली? तो ये वैश्वीकरण के कारण ही अपनाई। जब उनके प्रोडक्ट, उनके गुड्स हमारे सामने आए तो हमने उसको परचेज किया और परचेज करने के बाद कंज्यूम किया, तो उसकी हमें आदत पड़ गई और हम धीरे धीरे करके अपनी हैबिट्स भूल गए। और अपनी जब हम आदतों को भूल गए तो हम अपनी संस्कृति को भी हमने पीछे की तरफ छोड़ दिया। अब ये तो हमने कर लिया, हमने दूसरे देशों की चीजें अपने आप तो अपना ली, मगर उन लोगों ने हमारी चीजें नहीं अपनाई। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो, मैंने बताया कि आर्थिक रूप से क्या होता है कि विकसित देश ज्यादातर अपने प्लांट, अपनी ब्रांच बिजनेस की जो कुछ भी है वो विकासशील देशों में ज्यादा खोलते हैं, क्योंकि वहां पर उनके रुपयों की, उनके पैसों की वैल्यू होती है, तो सस्ते में उनका काम भी हो जाता है और उस देश से थोड़ी मित्रता भी बढ़ जाती है। ये काम हुआ। मगर क्या है कि जब वो अपने गुड्स को, यानी कि जब आप अपने गुड्स को वहां पर बेचोगे तो वो आपके गुड्स को पहले तो आने नहीं देते, है ना, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई हम अपने देश के अंदर अगर आपको प्लांट खोलना है, ब्रांच खोलनी, तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, देन ओवरऑल। तो इसी तरीके से अगर हमारा कोई गलती से प्लांट खुल भी गया, कोई ब्रांच खुल भी गई, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे टैक्सेस की वजह से और सारा हमारा प्रोडक्शन की वजह से जितना भी हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, जो कुछ भी है, उसको मिला जुला कर जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल पाती है वो इतनी महंगी होती है कि उससे भी बेस्ट क्वालिटी के गुड्स उस देश के ही अवेलेबल होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमसे भी बेस्ट क्वालिटी के गुड्स जब वहां पे आधे दामों में बिकेंगे तो हमारे गुड्स कोई क्यों खरीदेगा? तो जब हमारे गुड्स कोई खरीदेगा ही नहीं तो कोई हमें पहचानेगा भी कैसे? तो इससे हमें समझाया गया है कि इससे हमारी संस्कृति की मौलिकता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, हमारी संस्कृति विभिन्नीकरण हो गया है, प्रत्येक तरीके से विशिष्ट हो गई है हमारी संस्कृति। तो ये हमें समझाया गया। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 वैश्वीकरण का पार्ट 2। सो बेसिकली पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि वैश्वीकरण क्या है, ये कहाँ से आया है, इसका निर्माण कब हुआ था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी अभिव्यक्तियाँ क्या हैं और उन अभिव्यक्तियों की सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है। सो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्या है भारत के द्वारा, विश्व के द्वारा, और भारत और वैश्वीकरण के बीच में क्या संबंध है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और समझते हैं इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भारत और वैश्वीकरण, और पहले हम पढ़ लेते हैं इसके नोट्स। तो देखिए, भारत और वैश्वीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भारत आखिर कब रेडी हुआ वैश्वीकरण के लिए। तो देखिए, आज़ादी के बाद भारत में संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया गया और उसको अपनाया गया और अपने सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाया जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें।
और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और इंपोर्ट कम करें। 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी उसमें जो नए कार्यों की नए तकनीक आई थी उन पर जोर दिया गया, अर्थात 1991 के बाद भारत पूर्ण रूप से वैश्वीकरण के लिए तैयार हो गया और नई आर्थिक नीति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% वार्षिक दर से बढ़ी, जो कि 1990 में 5.5% की थी। तो हम देख रहे हैं कि भारत और वैश्वीकरण के बीच में क्या चीजें हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के साथ ही भारत के अंदर संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया। अब वो क्यों दिया? क्योंकि जब हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने यूजफुल रिसोर्सेज को अपने देश के अंदर ही बनाएंगे तो हमारे पैसों का आउटफ्लो नहीं होगा, और जब हमारे पास वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बन जाएंगी तो हम खुद ब खुद तो उनका यूज करेंगे ही, और जब हमारे पास वो ज्यादा बच जाएगा तो हम उसको बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा। जब कैश का हमारे पास इनफ्लो होगा तो हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए उस समय लीडर्स ने संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने काम की चीजें अपने देश के अंदर ही बनानी है, जिससे हम एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे जोर दें, ना कि इंपोर्ट ट्रांजैक्शन पे। आया समझ में? तो हमने ये देखा कि ये सारी चीजें बनी, मगर ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो ये कंप्लीट कब हुई? जब 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिसोर्स आई, नई आर्थिक नीतियां आई, जिसके अंदर हमने देखा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ये एक शॉर्ट फॉर्म थी जो कि हम फर्स्ट पार्ट के अंदर समझकर आ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो एलपीजी के माध्यम से हमारे बिजनेस के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो हटी, नए नए बिजनेसों को आगे रास्ता मिला कि वो अपने इनोवेटिव आइडिया को प्रोड्यूस कर सके। प्राइवेटाइजेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनकी ओनरशिप बांटी गई, उनकी ओनरशिप में कुछ पार्ट ऑफ जो ओनर होता है वो पीएसयू के माध्यम से वो इशू किया गया, पूरी ओनरशिप बदल गई। ग्लोबलाइजेशन ट्रांजिशन पे ध्यान दिया, अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान दिया, बहुत सारी चीजें की थी इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। और इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारी सिर्फ बातों में ही ग्रोथ नहीं हुई, हकीकत में ग्रोथ हुई, जो कि 1990 के अंदर 5.5% थी, और यहीं पर वैश्वीकरण यानी कि नई आर्थिक नीति के बाद 7.5% बढ़ी। ठीक है, तो ये काफी अच्छी ग्रोथ है। तो बेसिकली हम ये देख पाए कि भारत और वैश्वीकरण के अंदर क्या चीजें, स्टार्टिंग के अंदर संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया गया। संरक्षणवाद की नीति के बाद हमने क्या किया, अपने सकल घरेलू उत्पाद पे हमने जोर दिया कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, इंपोर्ट ना करें, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, अपनी चीजों पे ध्यान दें। और इसी के साथ हमने जब अपनी चीजों पे ध्यान देना शुरू करा तो हमें अपनी रिसोर्स के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ कमी लगी, तो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली, नई आर्थिक नीतियां निकाली। इसमें हमने देखा एलपीजी, और इसके माध्यम से ठीक 1991 के बाद भारत पूर्ण रूप से वैश्वीकरण के लिए तैयार हो गया और ट्रांजिशन भी हमने शुरू कर दी। और ये सब चीजों के बाद हमारी ग्रोथ हकीकत में हुई, जो कि 1990 के अंदर 5.5% थी, और जो वैश्वीकरण यानी कि वैश्वीकरण के बाद नई आर्थिक नीति के बाद 7.5% हो गई। आगे समझ में? ये तो पूरा हमने पढ़ लिया और पूरा हमें याद भी हो गया। सो अब हम बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध। जैसा कि आप देखकर आए हो कि वैश्वीकरण की जो अभिव्यक्तियां होती हैं उसके दोनों ही चीजें थी, पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे तो नेगेटिव इंपैक्ट भी थे। तो अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्या है, एक विश्व के द्वारा और हमारे भारत के द्वारा। सो उस टॉपिक को समझ लेते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध का मतलब जान लीजिए पहले। तो देखिए, जिस तरह वैश्वीकरण के द्वारा कई फायदे हुए हैं तो इसके बहुत से विरोध भी हुए हैं। यानी कि हम देख पाते हैं कि दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ हो, सभी के अच्छे पॉइंट भी होते हैं तो सभी के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो जिस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण बहुत सारे देशों को फायदे हुए हैं, उन्होंने इसका हित में बात करी कि भाई हाँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये होनी चाहिए। बट यहीं पर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसके बढ़ चढ़कर विरोध भी हुए हैं, जो कि हमने 2 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट आता है विश्व द्वारा, दूसरा आता है भारत द्वारा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहले हम कवर कर लेते हैं विश्व द्वारा। तो विश्व द्वारा का मतलब देखिए क्या है। 1999 में सिएटल में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में कहा गया कि विकासशील देशों के हित में ये गलत हुआ है। वैश्वीकरण का विरोध WSF यानी वर्ल्ड सोशल फॉर्म द्वारा भी किया जा रहा है, और इसी मामले के अंतर्गत कुछ बैठकें भी हुई हैं, जिसमें से कुछ बैठकें हमारे पास ये हैं। सो बेसिकली हम ये जान चुके हैं कि भाई अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो पूरे वर्ल्ड को हम 2 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है विकसित देश जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, दूसरे आते हैं विकासशील देश जो डेवलपिंग के प्रोसेस पे हैं। तो हम ये देख पाएंगे कि डेवलप्ड जो देश हैं उन्होंने अपने देशों के अंदर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन, इतने सारे टैक्सेस लगा रखे हैं कि कोई अगर विकासशील देश वहां पर अपना प्लांट ओपन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता आसानी से, और अगर उसने कर भी लिया तो उसके गुड्स इतने महंगे हो जाएंगे कि वहां के आदमी वो खरीदेंगे ही नहीं।
वो क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वही गुड्स उससे अच्छे, उससे बेटर क्वालिटी के, उसके आधे प्राइस में वहां मिल जाएंगे उसी देश के, तो वो हमारे गुड्स क्यों ही खरीदेंगे? और यहीं पर मैं बात करूं विकासशील देशों की, तो विकसित देश अपने प्लांट, अपने बिजनेस की ब्रांच हमारे यहाँ लगाते हैं और जिससे वो क्या होता है, अपने पैसे बचाते हैं। जैसे मान लीजिए जो विकसित देश है उनके रुपये की ताकत तो है, अब उनके रुपये की ताकत विकासशील देशों में बहुत है, किसी की 95 रुपये है, किसी की 82 रुपये है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, तो उनका काम सस्ते में हो जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पे वैश्वीकरण के कारण वो विकासशील देशों के हित में भी काम नहीं कर रहे। तो कहा यह जाता है कि वैश्वीकरण के आलोचकों का ये कहना है, जिसकी बुराई करते हैं उनका ये कहना है कि ये विकासशील देशों के हित में सरासर गलत हुआ है। तो यहाँ पर ये सिर्फ इनका ही कहना नहीं है, WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा भी इसका विरोध किया गया और विरोध में कई सारी बैठक हुई। पहला आता है हमारे पास 2001 में पोर्ट आलमोर, 2004 में मुंबई में, 2007 में नैरोबी यानी केन्या में। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का प्रतिरोध था, विरोध था एक विश्व द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं भारत द्वारा इसकी किस तरीके से इसका विरोध किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध आखिर भारत द्वारा कैसे हुआ। तो भारत द्वारा वैश्वीकरण का विरोध दो विचारधाराओं की वजह से हुआ। पहला आता है हमारे पास वामपंथी विचारधारा, दूसरा आता है दक्षिणपंथी विचारधारा। तो वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा यानी कि विचारधाराएं हैं जो कि कुछ विचारधारा जो है वो गरीबों को सपोर्ट करती हैं, मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती। तो कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, सरकार के इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करती हैं और बहुत सारी चीजें नई नई तकनीकों को सपोर्ट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जान पाए कि जब वैश्वीकरण का विरोध करने की बात आई तो इन दोनों ही विचारधाराओं ने अपने मत रखे और वैश्वीकरण के विरुद्ध ही रखे, किसी ने इसके समक्ष विरोध वो सपोर्ट नहीं किया। तो हम समझ लेते हैं, देखो पहला आता हमारे पास वामपंथी विचारधारा। तो राजनीतिक रुझानों के तर्क रखने वालों ने कहा कि वैश्वीकरण के कारण धनी व्यक्ति और धनी हो गए हैं और गरीब व्यक्ति और गरीब हो गए हैं, दोनों के बीच में अंतर बहुत बड़ा है। चीज दूसरा आता है हमारे पास दक्षिणपंथी। इस पंथी में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक द्वारा तर्क रखे गए। पहला आता है कि राजनीतिक क्षेत्रों में राज्यों की भूमिका बढ़े, दूसरा आर्थिक रूप से संरक्षणवाद की नीति को अपनाया जाए, तीसरा संस्कृति के रूप में संस्कृति की रक्षा चाहते हैं। सो बेसिकली हम ये जान पाए कि वैश्वीकरण के कारण जितने हमें फायदे हुए हैं उससे कुछ ज्यादा हमें नुकसान भी हो गए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि दूसरा कोई देश हमारे देश में आकर अपना प्लांट लगाएगा, ब्रांच लगाएगा, बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा तो नौकरी तो हमारे देश के लोगों को ही मिलेगी, मगर अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, हमारी संस्कृति है, राजनीति है, उसके अंदर इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है। जैसे कि हम देख पाए कि सरकारों का कार्य जनता के लोक कल्याण के कार्यों की तरफ कम होता जा रहा है। हम ये देख पाए कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम दूसरे देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। हम ये देख पाए कि आर्थिक रूप से गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण का ही कारण है जिससे हमने आपस में ट्रांजिशन करी और कई सारे देशों से, जिसके इम्पैक्ट हमारे देश में खुद देखने को मिले। तो ये विचारधाराओं के तहत हमें बताया गया कि भाई हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में राज्यों की भूमिका बढ़े, दूसरा आर्थिक रूप से संरक्षणवाद की नीति को अपनाया जाए और तीसरा सांस्कृतिक रूप से संस्कृति की हमारी रक्षा होनी चाहिए, यानी कि उसका अवलोकन ना हो। तो इस तरीके से आपको समझाया गया है कि भारत द्वारा वैश्वीकरण का किस तरीके से विरोध हुआ। तो आपको बता देना है कि भाई भारत द्वारा वैश्वीकरण का दो विचारधाराओं के बेस पर विरोध हुआ। पहला आता है वामपंथी, दूसरा आता है दक्षिणपंथी। किस तरीके से हुआ वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। सो होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आज की इस क्लास के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आज की इस क्लास में हमने ओवरऑल चैप्टर को फिनिश कर लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स आते थे वो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपके किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन वो डाउट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा।